हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कि आज की यकीनन सबसे अहम खबर भी है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान की सूरत हाल कुछ दिन से ये चीज़ ग्रो कर रही थी, लेकिन अब आप सबके सामने सूरत हाल है। इस वक्त इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ उनकी अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप पार्टी कहते हैं, उसके 14 नाराज़ अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है। वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ ये दूसरी तहरीक अदम एतमाद है। जाम कमाल के खिलाफ इससे पहले तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के 16 अरकान ने गुज़श्ता माह 14 सितंबर 2021 को जो जमा करवाई गई थी, और आज की तहरीक अदम एतमाद में हुक्मरान जमात के नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला पर ख़राब कारकर्दगी के इल्ज़ाम आयद किए हैं और ये कहा कि वज़ीर आला ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। ज़हूर बुलैदी समेत नाराज़ अरकान ने स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया कि ऐवान का इजलास बुलाया जाए और तहरीक अदम एतमाद पर बात की जाए। इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के रुकन बलूचिस्तान असम्बली नसीबुल्लाह मरी ने कहा कि वज़ीर आला को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये सूरत हाल ग्रो कर रही थी, लेकिन अब जो शक्ल इख्तियार कर रही है वो यकीनन काबिल बहस है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन के कुल 23 अरकान हैं, जबकि हुक्मरान जमात के नाराज़ अरकान का ये दावा है कि उनकी तादाद 16 है। उनके पास 16 लोग हैं जो नाराज़ हैं वज़ीर आला से। अब इस तरह अगर देखा जाए तो 65 के ऐवान में 39 अरकान हैं, जो 39 अरकान हैं जो कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे सामने आ चुके हैं। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि वज़ीर आला जाम कमाल को सिर्फ 24 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन लीडर सिकंदर मलिक ने कहा कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं और उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल हैं, उन्हें अपने अरकान पर पूरा एतमाद है। वो एक माह से बात कहते आ रहे हैं कि वो जो नाराज़ दोस्त हैं उनको मना लेंगे, लेकिन और ये भी कहते हैं कि उनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कुछ इस पे होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि उनकी JUIF से भी मुलाकात हुई, उन्होंने हिमायत मांगी, लेकिन JUIF के अरकान की तरफ से इस पर साफ इनकार किया गया, बल्कि ये जुमला सामने आया कि पानी सर से गुजर चुका है। दहशत गर्दी से बराह रास्त मुतासरा इस सूबे में ये सियासी बहरान एक बड़ा सीरियस मसला है, जिसके विफाक में भी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों से। कुछ हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे कि मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। हमारे साथ हैं अली शाह साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, और शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात पर। अली शाह साहब, आपसे आगाज़, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम काफ़ी वक्त से स्टोरी को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अब बड़े बाकायदा तौर पे खुल के सब कुछ सामने आ गए। असल वजह क्या है इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस की? बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक असल जो वजह है उसकी बात है, मेरे ख्याल में अभी तक हमारे सामने जो बात सामने आई है, नाराज़ अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे आम तौर पर बाप कहा जाता है, ये कोई 11 अरकान है। ये अभी तक जो हमने देखा है, PSDP का मसला है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है। अभी तक तो ये मसले आए हैं, और जो सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा जो मसला है, ये जो नाराज़ अरकान से हमने बात की है, ये कह रहे हैं कि जाम साहब का रवैया ठीक नहीं है, हमें टाइम नहीं देते हैं। अभी तक तो ये मसले हैं, लेकिन ये आपने भी अपने इंट्रो में बहुत तफसील से इस पर बात की। इस सूबे की बदकिस्मती है, जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है 1970 में, सरदार अताउल्लाह खान से लेके फिर जाम कमाल खान तक, सिर्फ जाम यूसुफ मरहूम जो जाम कमाल के वालिद थे, उन्होंने अपना टेन्योर 2002 से लेके 2007 तक पूरा किया। फिर बलूचिस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, और ये बलूचिस्तान में एक अजाब है कि यहाँ पे अभी तक कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बन सकी। बलूचिस्तान के चूंकि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब बात ये, यहाँ पे हमेशा स्प्लिट मैंडेट आता है, यानी मुख्तलिफ देखे, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये जितने भी बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है। रिलीजियस जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका अपना बेस है, बलोच नेशनलिस्ट का अपना बेस है,
पश्तून नेशनलिस्ट का अपना बेस है, साथ ही जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है बलूचिस्तान में, जहां अगर आप बात करें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, आप ये देखें इसमें बहुत ताकतवर शख्सियात है। जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, ये उस वक्त से जीते चले आ रहे हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले, ये कामयाब होके बलूचिस्तान असेंबली में ये आ सकते हैं। इनकी तादाद 14-15 है, तो जो बाप पार्टी है उसमें सारे शख्सियात शामिल है। इसमें चूंकि बलूचिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बहुत कमजोर होते हैं। मैं शाह साहब मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप तफसीली तौर पे बात करें। बिल्कुल, ये जो आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, हमारा अक्सर प्रोग्राम में कोशिश भी होती है कि हम उसकी वजह, रूट कॉज जानने की कोशिश करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपने पॉइंट आउट की हैं, तो इस पर अब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। इसी दौरान शहजादा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जो बात हमारी अली शाह साहब से हो रही थी, उन्होंने यकीनन पॉइंट आउट किया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और यकीनन एक ये बड़ी हैरत की बात है कि आज तक कोई टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो बलूचिस्तान की सियासत का हवाले से हम देखते आ रहे हैं, या जेन्युइन कंसर्न है जो खुद भी बाप पार्टी के अंदर से सामने आ रहे हैं, इत्तेहादियों के सामने, ऑपोजिशन सब यक जुबान हो रहे हैं सीएम के खिलाफ? देखिए, अपोजिशन ये काफी मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रहा हूँ अपोजिशन बहुत ही मजबूत है। और इस वक्त 17 के करीब थी पिछले असेंबलियों में अपोजिशन, जिसमें पश्तूनख्वा मिलिया अवाम पार्टी और डॉक्टर मालिक साहब की नेशनल पार्टी थी और दूसरे जमातें थी। तो ये लेकिन इस मरतबा 22 के करीब हैं 3 जमात, जो पश्तूनख्वा मिलिया अवाम पार्टी, JUIF और BNP मैंगल है, और एक रुकन आज़ाद है नवाब असलम फैसानी, और दूसरा रुकन आज़ाद नहीं है, नून के उस पर इलेक्शन लड़ा था नवाब सनाउल्लाह ज़हरी। तो 24 हो जाते हैं। शायद नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हिमायत इनको ना हो, लेकिन 23 अरकान इस वक्त बिल्कुल मुत्तहिद हैं। और अगर ये अरकान इन्होंने पेश किया तो जाहिर है मामला बड़ा गंभीर है, और हो सकता है कि वो अगर उससे पहले कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए, उससे पहले इत्याद ये नाराज अरकान कम ना हो, ये हो सकता है। लेकिन ये कि अगर वो इसी तरह जिस तरह ये जा रहे हैं मुस्तैदी से, अब तक उन्होंने तमाम पेशकशें, तमाम चीजें ठुकरा दी हैं, और वो बिल्कुल आगे जाकर वो बढ़ रहे हैं, और इस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि वो बिल्कुल वो करते हैं जी। अब कुछ इसमें जान जमाली साहब के दस्तखत नहीं है। जान जमाली साहब नजर आए लेकिन उनके दस्तखत नहीं है उसमें। कल रात तक उनसे कोई मीटिंग चल रही थी, उनसे ये उनको मना लिया गया और उनको कह दिया गया। और कल कुछ हुकूमती लोगों के साथ लाला रशीद कहीं नजर आए, और आज उनके दस्तखत इधर हैं। तो मैं अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं। ये जो अपोजिशन का जो ये एक वो है, आप कह लें कि मूव, ये नया मूव उनका है। इससे पहले उनका मूव ये था कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उन्होंने पेश किया था और इन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिस पर इनको बहुत सख्त मना कर दिया गया कि आप पीडीएम की जीत करने जा रहे हैं, पीडीएम जो है वो करेंगे। अब इन्होंने ये मूव किया, ये जरा खतरनाक मूव है। अब देखना यह है कि हुकूमत उसको किस तरीके से वो करती है और कैसे निपटती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, देखिए ये जेन्युइन मसले नहीं होते हैं। हमेशा वजीर आला को जो है वो फुल प्रेशर के अंदर रखा जाता है और हमेशा होता रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने टीवी प्रोग्राम पे, नवाब असलम फैसानी एक अपोजिशन, एक बंदा था उनके और 64 अरकान थे। एक बंदा अपोजिशन का था, 64 अरकान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने मजबूत होने के बाद भी 48 लोगों को जो है ना उन्होंने नवाज दिया, अपने काबीना में शामिल कर दिया। हमने उनको महकमे उनके पास नहीं थे। हम इसकी तफसील में जाते हैं शहजादा साहब। मैं एक ब्रेक की तरफ, मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, फिर जाते हैं। मैं ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी कि अब तो ठीक है, आप कह रहे हैं मीनिंगफुल कुछ कोशिशें हो रही हैं इस वक्त नाराज़ अरकान को जो अपनी सफ़ों में से हैं उनको कम अज़ कम मनाने की, लेकिन अब तक जाम कमाल इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाए? इतने वक्त से बात चल रही थी, इतनी इन्फ्लुएंशियल है उनकी जमात, तो क्या वजह है? बीच में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है इस वक्त तकरीबन बहुत बड़ी तादाद है उन अरकान की, अरकान असम्बली की जो सीएम है बलूचिस्तान के, उनकी मुखालफत में सामने आ गए हैं। हमें इसी दौरान सनाउल्लाह बलोच साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर हैं आप बलूचिस्तान असम्बली के, BNP मैंगल के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अब जो वजूहात, एक तरफ जो जाम कमाल की नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि हमने तो बड़े डेवलपमेंट के काम किए बलूचिस्तान में। पहले ये शिकवा सामने आता था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती, दीगर चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। फिर उसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि 35 अरब का काम किया है। आप लोगों का जो एतराज़ जो सामने आ रहा है वो क्या बुनियादी उनके रवैये के हवाले से है या कोई कॉन्क्रीट मामलात हैं उसके अलावा भी? बीबी देखें, पहली बात तो ये है कि जब 2018 के इंतखाबात के बाद एक तो ये सूबे के कंटेक्स्ट को, इसके इश्यूज को समझना है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सूबा ट्रांजिशन से गुजर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के टुवर्ड्स पीस। अभी पीस एंड स्टेबिलिटी तो उसमें आई नहीं। तो 2018 के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट थे। लोगों की ये तवक्कुआत थी यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आएगी जो एक नया विजन लाएगा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ले आएगा। और बलूचिस्तान का जो ये सारा तनाज़ा है जितने अरसे से 15-20 साल 30 साल से इस्लामाबाद के साथ चल रहा है, वो तरक्की से भी मुंसलिक है, माशी माशरती हवाले से इख्तियारात से भी मुंसलिक है, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात से भी मुंसलिक है। तो क्या किया उन्होंने कि जिन इस्लामाबाद के जो मंजूर नज़र अफराद है, उन्होंने गैर सियासी, गैर तजर्बाकार और बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी में कोई भी रोल प्ले न करने वाले शख्स को उठा के बाप का पार्टी का सरबराह बना दिया और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। एक ऐसे सूबे का जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे ज्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत थी, वहां पर एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जो बिल्कुल ही एक अथॉरिटेरियन माइंड रखता है, जो शख्सी आमिरियत पे यकीन रखता है। तो वो तो रवैया ने तो उसके सारे गवर्नेंस के इश्यूज को पैदा कर दिया, क्योंकि जब आपका रवैया अथॉरिटेरियन हो तो आपका सारा गवर्नेंस का मॉडल अथॉरिटेरियन होगा। तो उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को पैरालाइज किया। उन्होंने सिर्फ ये मिनिस्टर से 14 नाराज नहीं है, बलूचिस्तान में आप जाए सारी ब्यूरोक्रेसी नाराज है। उन्होंने पहले 6 महीने में 900 सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, डीसीज ट्रांसफर पोस्टिंग्स किए। ये वो बातें थी। हम शुरू 6 दिन में ही हमने 6 महीने में शुरू किया, हमने आवाम को बताना शुरू किया ट्विटर्स के जरिए से कि बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसा मॉडल आप ले आए हैं जो बलूचिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट रिकंसिलिएशन या रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने की बजाय ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनरेशन की तरफ ले जा रहा है। ये बलूचिस्तान में नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहा है, नए फॉल्ट लाइंस डेवलप कर रहा है। और उसमें एक जो बात इन्होंने कहा कि हमने 35 अरब की नहीं, बल्कि 3 सालों में 1800 अरब रुपए बलूचिस्तान में खर्च हुए। यूएनडीपी के रीसेंट रिपोर्ट जो 2021 में आई है, 2020 में उन्होंने डेवलप किया था, मैं इसका एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था, फिज पाशा साहब वाज एडिंग दैट, सारे इंपार्शियल लोग थे। बलूचिस्तान का जो सारा डेवलपमेंट का उन्होंने असेसमेंट किया है, बलूचिस्तान जो है एजुकेशन में 6 से 7% पीछे चला गया, हेल्थ के शोबे में 12 से 13% बलूचिस्तान पीछे चला गया है। बलूचिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, ग्रोथ बिल्कुल जीरो है। बलूचिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रुक गया है। बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो भी यानी नेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, वो बिल्कुल जीरो हो गई है। बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया। वो मॉडल क्या है जिसको ये कहते हैं कि हमने बड़ी सड़कें बनाई? वो ये है कि जो आदमी खुशामद करे, जिस तरह मुगल शाही दरबार में कोई आके लतीफ़ा सुनाए, कोई गाना गाए, कोई गजल सुनाए, तो आप उसको बख्शते हैं, नवाजते हैं। तो उन्होंने इसी तरह लोगों को नवाजना शुरू किया। आप जाए उसके सामने एक गजल गाएं तो आपको कहता है 10 करोड़ का टेका आपका है, जाइए रोड बनाएं, रोड कागजों पे है, उसके 2-4 करोड़ पे आपको कमीशन में मिल जाएंगे। CNW डिपार्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डेवलपमेंट। अब ये क्या किया? बलूचिस्तान के मसलन 100 से 150 अरब रुपए हमारी डेवलपमेंट के जो लगने थे वो सारी करप्शन के नजर हो गए। कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि इस्लामाबाद की मैं चाहूंगी आगे जी मैं चाहूंगी कि हम आपसे स्पेसिफिकली भी पूछें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर मंजूर नजर शख्स को दिया गया। मैं जरा अली शाह साहब की तरफ जाऊंगी ये बात लेके आपके। अली शाह साहब, अब ये अथॉरिटेटिव का लफ्ज मैं वापस आती हूँ। सनाउल्लाह साहब, आपकी इजाजत से मैं वापस आती हूँ, मैं अली शाह साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। अली शाह साहब, ये अथॉरिटेटिव की बात वाज़े तौर पे अब ये बात तो हमारे सामने आ रही थी कि उनके रवैये के हवाले से मसाइल हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो किस किस नौयत की करप्शन बलूचिस्तान में होती रही है, उसके भी किस्से अपनी नौयत के मुनफरिद ही हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए कबायली सरदारों का जिस हद तक इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, ये जो चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही हैं, क्या ये आप समझते हैं कि उतनी संजीदा हैं जिस तरीके से एहतजाज हो रहा है इस पर? देखिए, अब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में
बदनवानी ने भी बैड गवर्नेंस या बदतरीन गवर्नेंस के पेट से ही जन्म लिया है। हमारा मसला जो है वो गवर्नेंस का है। कोई सिंगल पार्टी जो है बलूचिस्तान में गवर्नमेंट नहीं बना सकी है। एक चीफ मिनिस्टर होता है और 7 ही वजीर होते हैं। हर वजीर जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, इसलिए कि यहाँ पे हमेशा हमने देखा है 1970 से लेके फिर 2021 तक चीफ मिनिस्टर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अक्सर शख्सियात आए हैं। बलूचिस्तान आपको पता है एक ट्राइबल सोसाइटी है। आप यहाँ पे ट्राइब्स बड़े स्ट्रोंग होते हैं, शख्सियात बड़े स्ट्रोंग होते हैं। जिस सोसाइटी में ट्राइब्स और शख्सियात स्ट्रोंग होते हैं वहाँ पर आइडियोलॉजी की बातें नहीं की जाती है, वहाँ पर लोग गवर्नेंस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। आप इंडिकेटर्स देखें, मेरे ख्याल में हम कोई लंदन से, अमेरिका से या मिडल ईस्ट से हम कंपैरिजन नहीं करवाते हैं। आप रिसेंटली आप देख लें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बलूचिस्तान कहाँ खड़ा है। यानी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप पंजाब से कंपेयर करें, आप खैबर पख्तूनख्वा से कंपेयर करें, आप सिंध से कंपेयर करें, वहां पर जिस तरह भी है, ठीक है पूरे मुल्क में महंगाई एक मसला है, पेट्रोल की कीमत आप देखें, आप डॉलर का रेट देखें, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये चीजें मल्टीप्लाई करती है। अब ये क्वेटा शहर से हम आपसे बात कर रहे हैं, क्वेटा शहर का सिविल अस्पताल है, यहाँ पे आप देखें एंजियोग्राफी मशीन, ये आम आदमी की बात है। आप मेगा प्रोजेक्ट्स की तो बात कर रहे थे, मैं कहता हूं बलूचिस्तान ने मेगा करप्शन को विटनेस किया है। बड़ा सिस्टमेटिक एंड टेक्निकल करप्शन यहां पे होता है। एंजियोग्राफी मशीन जो है गुज़श्ता 3 माह से खराब है। अब बात यह कि हर 3 महीने के बाद ये खराब होता है। एक जो टेस्ट है उसका फीस यहाँ क्वेटा शहर में 28,000 रुपए उसकी फीस है अगर आप टेस्ट एक करते हैं। फिर एंजियोग्राफी के बुनियाद पर आपका एंजियोप्लास्टी होता है, यहां पर जो फीस चार्ज करते हैं वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है। बलूचिस्तान के तमाम जो मरीज है, डिजर्विंग है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, इलीट क्लास है, ये सारे भागते हैं कराची में जो है इलाज करते हैं। अच्छा, आपका हेल्थ का जो बजट है ये 60 अरब रुपए के करीब है। अब ये इंडिकेटर है आपकी तालीम की जो सूरत हाल है इस वक्त इस सूबे 3,000 से लेके 4,000 तक गोस्ट स्कूल्स है, 10,000 के करीब आपके गोस्ट टीचर्स है। इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आप पीटीआई से इख्तिलाफ करें, इत्तिफाक करें, लेकिन वहां पे आलिफिलान जो एक कैंपेन चला पूरे मुल्क में, सनाउल्लाह बलोच साहब भी उसका हिस्सा थे, मैं खुद उसका हिस्सा था। 18,000 से 20,000 स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों से निकल के पब्लिक में आ गए, सरकारी में। बलूचिस्तान में क्या सेक्रेटरी तालीम का बेटा जो है वो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या मेरा बेटा पढ़ रहा है? क्या देखे ना, क्या हम सरकारी यहाँ पे हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं? सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुका है। दुख की बात यह है आज हम अपोजिशन हो या इनके नाराज खुशहाल ये तो मामला चलता रहा है। चला बिल्कुल। आज जाम है, कल बिजंजो आएगा या कल कोई मक्सी साहब आएंगे, कल कोई जमाली साहब आएगा या कल कोई और साहब आएगा। बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल यही है और यही रहेंगे बदकिस्मती से। ये पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर बिल्कुल जो स्ट्रक्चरल यानी बुनियादों को सही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सरफेस पे बातें होती है। मुझे अगर पीएचडीपी में ठीक हिस्सा मिलता है मैं कहता हूँ जाम साहब ठीक है, अगर नहीं मिलता है फिर मैं कहता हूँ जाम साहब गलत है। बात मेरे ख्याल में ठीक है, जाम साहब ड्राइविंग सीट पे है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है। यानी मैं ये कह रहा हूँ 14 दिन तक हमारे अपोजिशन के अरकान थाने के अंदर रहे। ये बलूचिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। ऐसे अपोजिशन के जो लोग हैं मोर देन 40% इस सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपने अपोजिशन के हलकों में जो नॉन इलेक्टेड लोग थे, 62 लोग थे, उनको आपने पीएचडीपी में फंड्स दिए। अपोजिशन के जो इलेक्टेड लोग थे उनको आपने नजरअंदाज किया। ये पिक एंड चूज होता है और ये मसला है बलूचिस्तान। और यही जी बिल्कुल ठीक। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी और वापस आके हम फिर इस जो आपने शाह साहब बातें की, यकीनन ये हमें एक आपने बिल्कुल राइटली बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, बलूचिस्तान के हालात का मवाजना जिस तरीके से आपने दीगर सूबों के साथ किया है। तो वापस आके एक तो ज़रा मुस्तकिल हल के हवाले से भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है, आज की अहम खबर है ये, और इस पर आप आज सुबह से अपडेट्स देख रहे होंगे। और मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब की तरफ ये बात लेके आना चाहूँगी। शहजादा साहब, अब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी,
ये तो एक बहुत तवील मामलात है बलूचिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान की कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, और फिर क्यों एक जमात की हुकूमत वहाँ पर नहीं रह चुकी। आप सब लोग इसके ऊपर काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग और बात करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला मौजूद है इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या नज़र आता है कि बलूचिस्तान को उनकी अब सियासी नुमाइंदगी ना मिलना, या ये एक शख्सियत के अराउंड रिवॉल्व करता है, जाम कमाल साहब के अराउंड, वो नाकाबिले कबूल हैं? देखिए, बात यह है कि अगर क्या जाम साहब ने, मैं तो ये बात करता हूँ, क्या जाम साहब ने एक हफ्ते से, एक महीने से, 2 महीने से शुरू किया था उनकी ये एटीट्यूड उनका जाती, और उन्होंने अपोजिशन का तो शायद बात बनती है कि वो उसकी शिकायत करें, क्योंकि अपोजिशन को शायद फंड के मामले में भी उन्होंने पिछले साल तो अकोमोडेट कर दिया था, इस साल उन्होंने फंड नहीं दिया और कम दिए हैं। जो इनका इतराज है वो तो जायज है, बिल्कुल वो बात कर सकते हैं। फिर जिस तरह बजट के मौके पर जो है वो पेश किया गया उस वक्त थाने में, अभी अली शाह साहब ने बताया, उनकी शिकायत बिल्कुल ठीक है, वो हो सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो इस वक्त नाराज अरकान है, काबीना में वो शिरकत करते रहे हैं, बैठते रहे हैं, ये महीने पहले तक उनके ऑफिस में जो है डेरे जमाए हुए थे उन्होंने, क्या ऐसे अचानक महीने में कोई ऐसी चीज आ गई कि उनको अचानक पता चल गया? अगर उनका एटीट्यूड खराब था तो वो काबीना से एहतजाज कर सकते थे, असेंबली फ्लोर पर ये बात उठा सकते थे कि आपका रवैया बिल्कुल ऐसा रवैया, डिक्टेटरशिप का रवैया आपका है, आप ज़हनी तौर पर जो है वो ठीक नहीं है, आप ये करें। उस वक्त तक तो ठीक थे, लाम आला कुछ ना कुछ ये चीजें पक रही थी। चीजें जब पक रही थी, अब जब ग्रुप आया, जाती नोयत का मैं इसको इसलिए समझता हूँ कि फंड का अभी तक जो नाराज अरकान है, अपोजिशन अपनी जगह कह ले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाराज अरकान ये नहीं कह सकते हैं कि हमें फंड नहीं दिया गया। बिल्कुल, वो जरूर वो जो है वो उसको फंड दिया हो गया। अच्छा, जहाँ तक नॉन इलेक्टेड लोग, यस, ये शिकायत है, और हम सब जानते हैं हमारे सूबे में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं कि जिनके कहने से फंड दिया जाता है, उनको तो कोई नहीं कहता कि वो फंड वो क्यों इस तरह करते हैं। वो उनके जो है वो कितने ब्लू व्हाइट बॉयज हैं, क्यों उनको वो फंड देते हैं, क्यों उनको वो कहते हैं? वो सारा कुछ गुस्सा के कि क्या वजीर आला इतना बाख्तियार है कि वो अपनी शवाबदीद पर वो फंड जो है अपनी मर्जी से बादशाह सलामत बन जाए, जिसको फंड दे दे। हमारा सूबा शुरू से अब तक, जिस तरह भी शाह साहब ने कहा, शुरू से ये हाल है, एक कंट्रोल वो है, एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है, सब चीजें वो होती हैं, पुल्स एंड प्रेशर होते हैं। खुद आप देखें कि सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सरदार अख्तर मेंगल के साथ क्या हुआ? 1 साल में 11 महीने में उनके खिलाफ शुरू हो गया, उनकी अपनी पार्टी ने शुरू कर दिया। कहाँ से किया, कौन उनको बैक कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 11 में से 7 अरकान खड़े हो गए, सरदार अताउल्लाह मरहूम जो थे उनके खिलाफ खड़े हो गए पार्टी इजलास में, और कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, पार्टी टूट गई, चले गए। जिसका बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने बरमला पब्लिकली कहा कि वो हमारी गलती थी, वो गवर्नमेंट को खत्म करना, तोड़ना। तो ये इसी तरह होगा। जाम कमाल साहब आज नहीं है, चले जाएंगे। नया वजीर आला जरूर बुलेदी आता है, तो क्या सरदार सालिब हुसैनी आता है, जान जमाली आता है, या तारिक मक्की आता है, क्या उनको इस तरह रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? सही, हाँ, क्या इस चीज की क्या जमानत की दोबारा ये एग्जैक्टली ये नहीं होगा। मैं यही बात सनाउल्लाह साहब की तरफ लेके जाऊंगी। शहजाद साहब, आपकी सनाउल्लाह साहब, ये पैटर्न है पूरा जिसकी निशानदेही ऑब्वियसली अली शाह साहब ने भी की है, शहजादा साहब ने भी तफसीली बात कर ली है। मुझे आप बताएगा कि इस वक्त अगर सीएम साहब चले जाते हैं तो क्या मसाइल का हल हो जाएगा उससे, और फिर ये सारी तरीके अदम एतमाद और थ्रू आउट द टाइम जो मामला चलते आ रहे हैं उससे जो हर्ज हो रहा है सूबे का, उसके फिर क्या नताइज निकलेंगे? बीबी, इसमें 2 चीज़ें देखें। एक तो ये है कि हमारे लॉन्ग टर्म या जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं जो इस्लामाबाद के साथ रिलेटेड हैं, जिसमें जिस तरह शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने उसका जिक्र किया कि इसमें मुदाखलत है, हमारे इदारों की मुदाखलत है, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट भी सारा कंट्रोल होता है, गवर्नेंस के स्टार मॉडल को भी बड़ा कोशिश की जाती है मैनेज करने की। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म हमारे चैलेंजेस।
अब प्रॉब्लम ये था कि चलो हमें सबको पता है कि कोई भी यहाँ पर ताकतवर वजीर आला नहीं आ सकता यहाँ पर, लेकिन ये कम से कम इस लेवल की सतह की कि हमारे डेवलपमेंट बजट होते हैं, हमारा गवर्नेंस का जो एक मॉडल थोड़ा बहुत चल रहा था, इंक्लूसिव सा था, दरवाजे खुले रहते थे। बलूचिस्तान में आप बड़े छोटे मोटे मसाइल को आप वज़ीर आला के पास डिस्कस कर सकते थे। आप बलूचिस्तान के सारे इश्यूज को, या चाहे अपोजिशन से होते या हुकूमती अराकीन से होते, वो आपके पास जाके ओपनली डिस्कस कर सकते थे। कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो जाता था। ये बहुत रिजिड मॉडल था। इसमें जो सबसे बड़ी खामी ये हुई, हमें भी पता है कि बलूचिस्तान में ओवर द नाइट ये सारी चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। बाप पार्टी कैसे बना, ये लोग कौन है जिस अलीशा ने जिक्र किया, ये ऐसे लोग नहीं है बड़े ताकतवर की ये जीत के आते हैं। ये कुछ ऐसे मखसूस लोग हैं जिनको हमेशा रखा गया है और इनको जितवाया जाता है। यहाँ पर बलूचिस्तान में कोई इतना ताकतवर नहीं, उसके पास इतना वोट बैंक नहीं है। यहाँ पर बहुत कोशिशें की जाती हैं कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस भी कोई प्रॉपर नहीं होता, लेकिन इस वक्त जो मॉडल पर्टिकुलरली जाम कमाल ने मुतारिफ करवाया, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग उसके कैबिनेट के थे वो भी उस मॉडल से खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक शख्स जो है, नहीं तो मैंने पहले से आपको छोटी मिसाल दी, आपने कहा करप्शन के कोई एक दो केसेस बताए। इस वक्त जो ओहदे वज़ीर आला के पास है उसमें एक है फिशरीज का महकमा। फिशरीज के महकमे में इस वक्त तकरीबन 3.5 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट थे, उसमें एक था फाइबर बोर्ड का प्रोजेक्ट जो 2 अरब रुपए का था। उसमें सारी एडवांस पेमेंट हुई है। वो उनके करीबी किसी दोस्त और साथियों की कंपनियां उन्होंने बनाई, जो लड़काना से कंपनियां बना के लाई गई, उनको एडवांस पेमेंट की गई 2 अरब रुपए की। वो प्लास्टिक के बोट्स बनाने थे, फिशरमैन को देना था, वो फिशरमैन को मिले नहीं, एडवांस पेमेंट हुई, डायरेक्टर बंद, सेक्रेटरी बंद, वजीर आला के खिलाफ इंक्वायरी, सब कुछ वो चल रहा है। दूसरी बात, इसी तरह जो बहुत ही गलत मॉडल था कि जी 45 करोड़ रुपए डिवाइस, एक सिम लगाना था उसमें बोट्स में, फिशरीज के बोट में, कि आप आपको मॉनिटर करेंगे कि आप जो है सी में किधर किधर जाएंगे। इससे उनको और भी इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्योंकि पहले जो है वो थोड़ा आज़ादी से कर लेते थे, कभी कभी ईरान के इलाके में भी दाखिल हो जाते थे, क्योंकि मजबूरी होती है, फिश हर जगह मिलता नहीं है। उन्होंने 45 करोड़ रुपए की अपने बिल्कुल अपने करीबी अजीज को किसी को दे के वो टेका, उसकी करप्शन का केस जो है यहाँ पर चल रहा है। तीसरी बात ये, माइंस एंड मिनरल का डिपार्टमेंट इस वक्त वजीर आला के पास है। अपने साले और अपने लोगों को 10,000 एकड़ की जमीन बेला के सारे अब के पहाड़ियां सारे उनके नाम पे अलाट कर दी हैं। माइंस के सारे मौके को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाया है, जहां पर किसी के कोई अलाटमेंट होती है कैंसिल करके अपने नाम करवा देता है। तीसरी बात यह है कि ये जो बात हो रही है कि न सिर्फ खुद करप्शन के केसेस उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा जब आएंगे नेक्स्ट असेंबली आएगा मुसाहिर वो व्हाइट पेपर ले आएंगे। इस वक्त 12 अरब रुपए के करीब उसने सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसी स्कीमां डाली हैं जो स्कूल, हॉस्पिटल्स या ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिक नहीं है। वो उसकी जमीनों को जो भी सड़कें जाती हैं, अगर उसकी 20 एकड़ जमीन भी है, वहां पर उसने 20 करोड़ रुपए की जो है एक सड़क बनवा दी है, डाल दिया है, उसका ठेके में करप्शन हो सकता है। तो जब हम ये कहते हैं ये वसाइल बलूचिस्तान के अवाम के हैं, ये मेरी जमीनों के, जाम साहब की जमीनों का जो है आमदन नहीं है, ये बलूचिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा है। यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस तालीम का है, यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस हेल्थ का है, यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, सीपैक के चैलेंजेस है। तो वी नीड अ मॉडल जिसमें बड़ा पार्टिसिपेटरी हो, इंक्लूसिव हो, सारे लोग मिल बैठ के कहें हमारे पास 80 अरब रुपए है, हमारी बलूचिस्तान में तरजीह क्या होनी चाहिए, उस पर आप बैठ के बात करें और उसको खर्च करें। तो इन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल इत्मीनान में नहीं लिया, अपने दोस्तों को। तो ये उनके जो कुछ रिजिड जो स्टाइल थे उसकी वजह से, जो ऑलरेडी हमारा बड़ा फ्रजाइल गवर्नेंस का, वो हम ये नहीं कहते बलूचिस्तान बहुत मॉडल है, जो फ्रजाइल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली क्रम्बल हो गया इनकी रिजिड मॉडल की वजह से। बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से आप तो फिर अब ये जिन करप्शन के इल्ज़ामात का आप जिक्र करें, मैं अली शाह साहब से एक तो इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी, और दूसरा कुछ ज़रा आगे के बारे में बात करेंगे। अगले जो ये सियासी मामलात इसके विफाक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सारी बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, कुछ इसका भी जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है बलूचिस्तान में जो सियासी कशमकश इस वक्त जारी है उसके बारे में। अली शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी वक्त ज़ाया किए बगैर। 2-3 मामलात पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। एक तो मुझे बताइएगा जाम कमाल साहब की जो इस वक्त पोजीशन क्या है उन अहम हलकों में, अगर ये करप्शन के सारे इल्ज़ामात जिसका जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले सनाउल्लाह बलोच साहब कर रहे थे, उनके साथ क्या वो हकीकी तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं जिस वजह से वो प्रिवेंट नहीं कर पाए बड़ी कोशिशों के बावजूद इस सारी सिचुएशन को, हालांकि कॉन्फिडेंट नजर आए थ्रू आउट हमें। और दूसरा इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, पिछली बार हमने बाप पार्टी मंजर आम पर आई थी, सामने आई थी जब 2018 के इंतखाबात से पहले। अब अगले आम इंतखाबात के हवाले से आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल की कोई अहमियत है, ये जो कुछ हो रहा है? आपने ठीक कहा, लेकिन एक तो आपको बाप पार्टी के बारे में बताऊं, मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है।
पार्टी के सदर के ओहदे से जाम साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, नए सदर अभी तक नहीं आए हैं, बल्कि अभी तक ये भी बात चल रही कि वो नया पार्लियामेंट्री जो लीडर है वो भी लाएंगे। तो इस वक्त पार्टी में इंतशार बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि 11 अरकान पार्टी के थे, उन्होंने आज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जमा किया। पहले तो हम सिर्फ ये देखते चले आ रहे गुज़श्ता 3 साल से कि कभी बिजंजोर साहब नाराज़ है, कभी भूटानी साहब नाराज़ है, तो वो फिर जाम साहब उनको मनाने में कामयाब हो जाते थे। जाम साहब थे बहुत मजबूत। जिस तरह शहजादा साहब ने भी बात की, अपोजिशन का तो फिर भी समझ में आ रहा है कि जी वो नाराज़ है। नाराज़ वो ज़रूर होंगे। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि अपोजिशन अरकान जो है बख्तरबंद गाड़ी से वो हिट हो गए। 3 जो अपोजिशन अरकान है वो ज़ख्मी हो गए और साथ ही 14 रोज़ तक वो थाने के अंदर रहे। बिल्कुल किसी ने नहीं सुना। जाम साहब को उनके पास जाना चाहिए था। मैं बहसियत बलूचिस्तानी ये कह रहा हूँ, उनको बिल्कुल हमारे अक़दार जो है, हमारे जो वैल्यूज़ है, एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कोई इस तरह का सिंध, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा का जो सीएम का ऑफिस है वो इस तरह नहीं होता है, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है। ये पॉलिटिकल होता है, ट्राइबल होता है, सोशल होता है। लेकिन ये वाकई जाम साहब ने ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसने चलाने की कोशिश की। लेकिन दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि रातों रात आज रात को जाम साहब के जो नाराज अरकान है वो जाम साहब के सपोर्ट में बयानात जारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे पता चला कि वो सारे नाराज हैं। तो आप तो 3 साल तक उनके मिनिस्टर थे, उनके एडवाइजर थे, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे। जब हम बात करते थे तो मुझे और शहजादा साहब को खामोश करते थे कि जी आप बात न करें। जहां रही बात करप्शन की, देखे मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान में हमने जहां तक देखा है यहाँ पे मेगा करप्शन रहा है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है, हमारे वसाइल अनटैप्ड बहुत ज्यादा है। एक रिकॉर्डिंग से आप 2 ममालिक चला सकते हैं, लेकिन हमारा जो पीएसडीपी का अमाउंट है जी, आप देखें पंजाब में सिर्फ जो एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन है वो बलूचिस्तान का जो पूरा वॉल्यूम है बजट का उससे ज्यादा है। 172 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं पीएसडीपी के लिए। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि कोई 40 अरब रुपए खर्च हो गए। 172 अरब रुपए में इनके पास अभी 40 अरब रुपए है। अजाब क्या है, हमेशा यहाँ पे एक नेक्सस रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, पीएनडी डिपार्टमेंट, सीएम सेक्रेटरीट, ये 3 हैं। ये आपस में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जी। कोशिश इनकी ये होती है कि मैक्सिमम जो स्कीम्स है, जिसकी सनाउल्लाह बलोच साहब ने भी बात की, मैक्सिमम स्कीम, अगर मैं सीएम हूं, मैं पीएनडी मिनिस्टर हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं अपने हल्के के मैक्सिमम स्कीम्स जो है इंक्लूड करूंगा पीएसडीपी में। ये वो ताहयात चलते रहते हैं। ये 2002 की स्कीमें जो हैं वो अभी तक चल रही है। अच्छा, फिर जब नए लोग आते हैं वो चूंकि सारा जो अमाउंट है वो ऑन गोइंग में चला जाता है, नए स्कीमें फिर नहीं आती। अच्छा, फिर अजाब ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कीम्स, इंडिविजुअल स्कीम्स, ठीक है जी, कोई कलेक्टिव ये अली शाह साहब ये पॉइंट बिल्कुल यकीनन। सनाउल्लाह साहब, क्या होगा फिर अब अगर सीएम साहब बदल जाएंगे तो क्या बलूचिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? बीबी एक तो बात ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इनस्टेबिलिटी है, ये अदम इस्तेकाम सियासी जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से और बिलखुसूस 6 महीने से मई से जारी है, इसका खात्मा बहुत ज़रूर है। इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं समझते कि हम अपोजिशन में हैं। हमने अभी तक ये डिसाइड भी नहीं किया कि हम गवर्नमेंट में आना चाहते हैं या गवर्नमेंट बनाएंगे। ये तो हमारी जमातें मिल बैठ के करेंगी। लेकिन ये है कि जाम कमाल की वजह से जो एक जनरल एटमॉस्फेयर है, ये जो माहौल बना हुआ है बलूचिस्तान में, मायूसी का, बदअमनी का, बेचैनी का, लोगों में अदम एतमाद का, रियासती इदारों से जो है एतमाद के उड़ जाने का, बदअमनी के वाक़यात में तेज़ी आने का, आप देख रहे हैं कल अब में एक साफ़ी की भी शहादत हुई। तो इसमें कम अज़ कम ये है कि थोड़ा बहुत शाहिद एक स्पेस मिल जाए ख़त्म होने की। कोई भी नया वज़ीर आला है, हमें इससे गरज नहीं है, लेकिन अगर कोई नया वज़ीर आला आता है वो जाम कमाल की गलतियों से सीखता है और वो एक इंक्लूसिव सा अप्रोच अपनाता है कि हम बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से हम ये कहते हैं कि आने वाले 20 से 30 साल के लिए एक नया डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बलूचिस्तान का बनना चाहिए। जो भी हुकूमत आए उसको फॉलो करे। ये नहीं है कि यार हुकूमत आए और अपनी मर्जी करे। ये जो जाम साहब ने अपनी मर्जी की, अगर कल कोई और आता है तो अपनी मर्जी करे। हम ये चाहते भी थे और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो ताकतवर तबका, उसको भी समझना चाहिए जब तक इस बलूचिस्तान के लिए 30 से 35 साल का एक डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क और नहीं बनाया है, इस सूबे को आप रोजाना किसी के हाथ में दे देंगे, वो अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा और ये सूबा जो है अपनी मंजिल की तरफ नहीं। ठीक है जी, जेन्युइन मसाइल का हल आप लोग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब, अली शाह और शहजादा जुल्फिकार साहब भी हमारे साथ शामिल थे प्रोग्राम में। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासी बहरान तो मौजूद हमेशा से रहा बलूचिस्तान में,
दहशत गर्दी के चैलेंजेस हों, अलहदगी पसंदी के हवाले से जो मामलात हैं वो हों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूबा है बलूचिस्तान। लेकिन आज जो हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू से लगता ही है कि इतने सारे सालों में इसके ऊपर किसी किस्म का एक संजीदगी से गौर नहीं किया गया। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी तौर पर क्या सूरत हाल बनती है बलूचिस्तान में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।